हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में इससे जस्ट पहले ये टॉपिक था क्या कि आवेश किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करना। ओके, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जस्ट उसी के आगे जो टॉपिक है उसको क्या है, आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके कारण? आवेश निकाय के कारण। इससे पहले हमने किसके बारे में बात किया था? बिंदु आवेश के कारण। ठीक ना। अब क्या चीज़ है? आवेशों का एक सिस्टम है, एक निकाय है। हमें उस निकाय के कारण क्या करना है? किसी बिंदु पर ना विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं फिर, क्योंकि क्या बोल रहे हैं आवेश निकाय है। तो आवेश निकाय कैसे बनता है? बहुत सारे आवेश मिलकर क्या बनते हैं? आवेश निकाय बनता है। ठीक ना। तो देखो यहाँ पर माना आवेश Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn से मिलकर बना एक आवेश निकाय है। इस आवेश निकाय के कारण हमें क्या करना है? किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की क्या करनी है? हमें गणना करनी है। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको कि आवेश आपके पास Q1 Q2 Qn तक आवेश है। इनसे मिलकर क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है, एक निकाय बनता है। हमें उस निकाय के कारण, सिस्टम के कारण किसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक निकाय बना हुआ है। Q1 आवेश Q2 Q3 ऐसे करते करते Qn से मिलकर क्या बना? एक सिस्टम बना हुआ है, एक निकाय बना हुआ है। इस निकाय के कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। ओके, चीज़ों को बेसिकली आपको क्या करना है? समझते जाना है ना। कॉन्सेप्ट को समझते जाना है कि हमें क्या क्या करनी है। ठीक है, और हाँ, हर एक बात कि हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव की गणना की थी ना, उसके लिए जब फॉर्मूला क्या निकाले थे जी? V इज इक्वल्स टू हमने निकाला था क्या? 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये हमें फॉर्मूला मिला था। ठीक है, इस फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग याद करना, याद भी रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि इस फॉर्मूला के यूज़ करके हम क्या करेंगे? आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। ओके, जैसे इसी टॉपिक में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक ना। चलिए ठीक, तो हम ये मानकर चलेंगे क्या कि सभी जो आवेश हैं, जैसे आपके पास Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश की बिंदु P से दूरी मान लेते हैं क्या चीज़? आपका R1 है। वैसे ही Q2 आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? R2 है ना। वैसे आपके पास Q3 आवेश की बिंदु P से दूरी जो है वो R3 है। वैसे आपका nवे जो आवेश है Qn, उसकी P से दूरी मान लेते कितनी है? Rn है। ऐसे हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये दूरी बता रहे हैं R1 R2 R3 डैश 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 Rn। ठीक, चलिए अब देखो, माना आवेश Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn की क्रमशः बिंदु P से जो दूरियां हैं वो R1 R2 R3 Rn तक हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, चलिए अब चूंकि हम क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होती है, ठीक है, उसकी फॉर्मूला जस्ट हम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक आवेश के कारण, जैसे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर Q3, वैसे करते करते Qn तक जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? सभी विभव को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस हमें यही करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए ना, फिर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम बिंदु आवेश के कारण क्या जानते हैं? किसी बिंदु पर जो विभव होती है वो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, वहाँ पर कैपिटल क्यों आया था? तो कैपिटल क्यों और क्यू से कोई जोड़ नहीं है ना, क्योंकि ये आपके पास नोटेशंस है। वहाँ पर हमने एक आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल क्यू, और दूसरे जो क्यू था उसको हमने स्मॉल क्यू से ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो नोटेशंस के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इसके फॉर्मूला जो है वो ये मानकर चलेंगे कि V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/ क्या है? ये R है। ओके, चलिए ठीक, अब हम क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जान लिए, तो हम एक एक करके सभी आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो देखो क्या चीज़ दे रहे हैं इसमें कि आवेश Q1 के कारण किसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करनी है। तो जैसे वहाँ पर Q था ना, इस फॉर्मूला में क्या था? बस Q था ना, तो उसमें हम क्या करेंगे? Q1 डाल देंगे और R की जगह हम लिखेंगे R1, क्योंकि Q1 आवेश की जो बिंदु P से दूरी कितनी है? R1 है, इसलिए इसका विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू, हम V1 लेकर चल रहे हैं Q1 आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव है उसको। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1। ओके, इतना चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। समीकरण एक आपको मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे जी? Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? Qn तक जाएंगे। तो Qn आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगी बिंदु P पर, उसको निकालेंगे। ओके, चलिए तो देखो यहाँ पर V2 भी क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा आपके पास 1/4πε0, और Q की जगह लिखेंगे Q2 और R की जगह क्या लिखेंगे? R2 लिखेंगे। ठीक ना। वैसे V3 की वैल्यू हो गया कितना? 1/4πε0
Q की जगह लिखेंगे Q3 और R की जगह लिखेंगे R3। वैसे अगर आप Q4 निकालना चाहते हैं ना, V4 निकालना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, Q की जगह Q4 रखना और R की जगह R4 रखना। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, डेज 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 ये बता रहे हैं कि आगे इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा और हम जब nवें टर्म में पहुंचेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। क्या चीज़ आपका Vn इज इक्वल्स टू 1/4πε0, क्योंकि Qn आवेश के बारे में बात हो रही है इसलिए हम Q की जगह Qn रखेंगे और R की जगह जो है हम Rn रखेंगे। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब हम अगर क्या करेंगे, पूरे सिस्टम के कारण पूरे आवेश ने क्या करेंगे, अभी क्या था, एक एक आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है, आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करनी है, या दैट मीन्स क्या, हमें परिणामी विभव ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यही है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अतः आवेश निकाय क्या हुआ, पूरा ये सिस्टम, ठीक ना, Q1 Q2 Q3 डैश Qn आवेश से मिलकर जो बना है निकाय, उसको हम क्या बोलेंगे, आवेश निकाय बोलेंगे। इस आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु P पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, कैपिटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना भी हम निकाला है अभी ना, उस सबको क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक, सिंपल है ये बिल्कुल, है ना। अब हम सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। ठीक ना, देखो V1 के वैल्यू हमने क्या निकाला था, V1 के वैल्यू हमने निकाला था क्या, 1/4πε0 Q1/R1। V2 की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, Q2/R2। वैसे V3 के लिए क्या निकाला था हमने, Q3/R3 करके चीज़ें था, बाकी ये सब में क्या था, कॉमन था। वैसे ही nवें टर्म में क्या हो गया, 1/4πε0 Qn/Rn। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक, अब देखो इसमें, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो इसमें भी आपका 1/4πε0 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसी सभी टर्म में है। ठीक ना, ऐसी आपके पास क्या चीज़ें सभी टर्म में है, तो हम सबसे क्या कर सकते हैं, इस टर्म को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 1/4πε0 को सभी पद से हम क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप सबसे क्या के लिए हमने उभयनिष्ठ निकाला, तो क्या हुआ, 1/4πε0 सब बाहर हो गया और बाकी अंदर में क्या बचा, पहले टर्म से क्या बचा, क्योंकि यहाँ से हम 1/4πε0 निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा, Q1/R1 बचेगा। देख लो एक बार और, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से हम ये चीज़ें निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये इसके पास बचेगा Q2/R2, इसके पास बचेगा Q3/R3 और इसके पास बचेगा Qn/Rn। ठीक है, बस वही आपके पास लिखा गया है। ठीक है, देखो कहाँ गया, ये वाली। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर में अपने 1/4πε0 लिखे, फिर ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ें बच गई हैं उसको लिखे ना, तो Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 प्लस में डैश 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 करके प्लस Qn/Rn। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक ना, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को ढंग से दिखे वो चीज़ें। ठीक है, चलिए, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। देखो अब इसको हम जैसे समेशन फॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि जो लंबा चौड़ा दिख रहा है हम उसको क्या कर सकते हैं, संक्षेप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या चीज़ें, Q1 Q2 Q3 बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब ऐसे अगर Q1 Q2 Q3 Q4 Q ऐसे जाते जाएगा वो। ठीक ना, कब कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। वैसे ही R1 को देखो, R1 R2 R3, अगला टर्म क्या होगा R4, अगला टर्म फिर क्या होगा R5, वैसे करते करते कहाँ तक जाएगा, Rn तक जाएगा। ओके, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं जी, I लिख सकते हैं, क्यू आई और ये आर आई लिख सकते हैं, जहाँ पर जो आई है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी, आई की जो वैल्यू होगी, आई की वैल्यू वो हो जाएगा पास कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से ऐसा 1 से लेकर जाएगा ये n तक जाएगा, कहाँ से 1 से लेकर n तक। तो इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, Qi/R लिख सकते हैं। ठीक है, देखो समीशन फॉर्म में करके ना, यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, तो वैसे ही है यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन I इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा। ठीक है, और Qi/RI, जैसे यहाँ पर पुट करके देखिए वैल्यू को, I की वैल्यू 1 रखोगे और यहाँ पर I की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पास और यहाँ पास, तो क्या मिलेगा Q1/R1, वैसे 2 रखोगे तो क्या मिलेगा Q2/R2। हाँ, तो ये आपका मिलता जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, देन समीकरण 2 जो हमें मिला वही क्या चीज़ है, पूरे सिस्टम आवेश से जो सिस्टम बना हुआ है उस निकाय के कारण हमें क्या मिल गया, किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र मिल गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। बस आपको पहला जो गणितीय था क्या, कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर जो विद्युत विभव ज्ञात करने का, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। ठीक है,
तो वही आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फिर हमको क्या करना है जी, बहुत सारे आवेश निकाय मिलकर क्या करना है, हमें किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक एक आवेश के कारण निकालेंगे। सबसे पहले तो विद्युत विभव, उसके बाद जो निकला हुआ है V1 V2 V3 सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जोड़ने के बाद जो कॉमन निकल रहे हैं उसको हम कॉमन निकाल देंगे, और जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसको बाद में हम छोटे से छोटे फॉर्म में हमने इस तरह से लिख लिया। ओके, आई होप यू आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है, क्या देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव है ना, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, है ना। तो होता है क्या चीज़ है, दो समान परिमाण की, क्या चीज़, दो समान परिमाण की विजातीय आवेश, एक माइनस और एक प्लस क्यू, जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है तो ये सिस्टम जो होता है, इससे बनी जो निकाय होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या पढ़ा था, 2a पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हमें वैद्युत द्विध्रुवीकरण निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, अक्षीय स्थिति होता है एक, और दूसरा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर क्या करेंगे, विभव निकालेंगे, विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके पास क्या चीज़, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव में क्या करना है, हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो पहला जो है वो अक्षीय स्थिति देख लेते हैं थोड़े से। देखो अक्षीय स्थिति क्या होता है, समझ में आता है ना। अक्षीय स्थिति मतलब जो अक्ष, ऐसे अगर आपके पास क्या चीज़ें ये हैं, मान लो अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो इसी अक्ष के आगे अगर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति बोलेंगे। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, एक बार अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियोज़ को मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके वीडियोज़ को जरूर देख लेना, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब ये जो अक्षीय से देख लेते हैं कि माना ए बी जो है क्या चीज़ है, आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। इतना हमें लिखना ही पड़ता है जब हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, है ना, यहाँ पर एक a और ये b, यहाँ तक क्या चीज़, क्या चीज़ है, यहाँ तक आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, एक माइनस क्यू आवेश से और एक प्लस क्यू आवेश से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब और दोनों के बीच की दूरी मतलब a और b के बीच की दूरी, यानी कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि माना इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ सी स्मॉल आर दूरी पर क्या चीज़ है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें मानकर चल रहे हैं कि माना इसके जो मध्य बिंदु है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या चीज़ है आपका, ये देखो ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ये है O। मान लेते हैं कि इसकी जो O से लेकर R दूरी तक, यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ पर क्या चीज़ है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक आवेश के कारण मतलब यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम जो यहाँ पर दूरी जो यहाँ पर डायग्राम में जो आपको दिख रहा है उस चीज़ों को थोड़ा समझिए। ठीक ना, देखो यहाँ पर क्योंकि ए बी क्या चीज़ है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो और ओ इसकी क्या चीज़ है, सेंटर पॉइंट, यानी कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, और दोनों की जो लंबाई है वो कितनी है, 2a है। दैट मीन्स ए से लेकर ओ तक इतना तक की दूरी कितनी होगी, a होगी, a बस। ठीक ना, और यहाँ से ओ से लेकर b तक की दूरी कितनी होगी, a होगी ना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। वो दोनों को क्या कर रहे हैं, वो जो है वो दो वैद्युत द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है ना। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, a होगी। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो कि o से लेकर p तक की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से o से लेकर r तक की दूरी कितनी है, सॉरी ओ से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, दैट मीन्स मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि A से लेकर P तक की दूरी कितनी है और B से लेकर P तक की दूरी कितनी है। ठीक है, तो A से P तक की दूरी अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्योंकि O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है,
और यहाँ ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है, ए है। दैट मीन्स ए पी की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, आर प्लस ए होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है। तो दैट मीन्स आपका ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, आर प्लस ए हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बी पी की बात करें तो बी पी देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ है, और ओ से लेकर आप पी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो अगर हम इसमें आर में से अगर हम इतना को घटा दें, यानी कि ए को घटा दें, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ए है ना, तो आर में से अगर माइनस कर देंगे ए को तो हमें क्या मिलेगा, बी पी की दूरी मिल जाएगी, यानी कि जो बी पी की वैल्यू होगी वो हो जाए बस क्या चीज़, आर माइनस ए हो जाएगा, और ए पी की वैल्यू कितनी होगी, आर प्लस ए होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या चीज़ की, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक ना, वही फॉर्मूला से, कौन सी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होती है, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, बस वही चीज़ है। ठीक ना, यहाँ पर देखो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव यानी कि V1 इज इक्वल टू, मानकर चले V1 है 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन बी पी। यहाँ पर बी पी क्या चीज़ है आपका, बी से लेकर पी तक की दूरी है। ठीक ना, यानी कि वहाँ पर आर जो आता था वही क्या चीज़ है आपका, बी पी है, शो कर रहा है। ठीक है, कि बी से लेकर पी तक की दूरी हो गई। ठीक है। हाँ, अब बी पी की वैल्यू जैसे हमने अभी बताया क्या हुआ, आर माइनस ए, डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक ना, तो V1 की वैल्यू होगी आपके पास 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या हो गया, बी पी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर माइनस ए लिखेंगे। दैट मीन्स आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखना है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अब क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू लिखेंगे। ठीक है। और माइनस क्यू आवेश देखो यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर बी बिंदु था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पर क्या चीज़ है आपका प्लस क्यू आवेश है ना। जब हम प्लस क्यू आवेश के बारे में बात कर रहे थे तो बी से लेकर पी तक की दूरी बात करते, क्यों, क्योंकि बिंदु बी पर ही क्या था, प्लस क्यू आवेश था। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, माइनस क्यू आवेश किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर है। दैट मीन्स ए से लेकर पी तक की दूरी होगी, यानी कि ए पी, इसमें क्या लिखेंगे हम, ए पी लिखेंगे, है ना। दूरी की जगह क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे, और आवेश की जगह क्या लिखेंगे जी, माइनस क्यू आवेश लिखेंगे, और दूरी की जगह लिख देंगे ए पी। दैट मीन्स यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ, तो ए पी की जगह हमने क्या लिखा, ए पी की जगह लिख दिया कितना, आर प्लस ए, यानी कि V2 की वैल्यू हमें मिल गया 1/4πε0 ब्रैकेट में माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस ए। ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परिणामी विभव देखेंगे कि परिणामी विभव क्या हो रही है। ठीक है। यानी बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगी वो क्या होगी, तो V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 लाए हैं, V1 और V2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे मतलब दोनों के वैल्यूज को लिख देते हैं। तो V1 के वैल्यू ये हो गया 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन क्या हो गया आपका, आर माइनस ए, प्लस ये हो गया आपके पास 1/4πε0 V2 की वैल्यू है ये, माइनस क्यू अपॉन क्या हो गया, आर प्लस ए, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, है ना, देखो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर देखो ये जो है वो माइनस आ रहा था। ठीक ना, तो माइनस को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये तो एज इट इज़ है, जैसे क्या वैसे ही है। ठीक ना, यहाँ से माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस बाहर में हो गया, फिर बाकी वैसे ही है। ठीक है। चलिए, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करना है, देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं आपको, 1/4πε0 यहाँ पास भी है, इसके पास भी है। तो दोनों से हम 1/4πε0 निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्या चीज़ है आपका, क्यू है। दैट मीन्स यहाँ से भी क्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या निकाला, कुल टोटल जो कॉमन है वो Q/4πε0 हमने कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या, इसके पास क्या बचा, क्योंकि इतना तो निकल चुके हैं, तो इसके पास बच गया सिर्फ कितना, 1/r माइनस ए, माइनस इसके पास क्या बच गया, 1/r प्लस ए बच गया। ओके। तो अब क्या करेंगे, हम अंदर में जो है बड़े ब्रैकेट के जो अंदर में आपको दिख रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें कैसे करेंगे, इसको तिरिया गुना कर देंगे, इस चीज़ से और नीचे का नीचे से कर देंगे। ओके। तो बस सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो Q/4πε0 तो वैसी क्या वैसी है, और इसको क्या किए, सॉल्व किए, r प्लस ए माइनस क्या हो गया आपका, r माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, r माइनस ए और r प्लस ए। ठीक है। एक बार यहाँ पर फिर से आ जाए इसको सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर देखो इस चीज़ को करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, r प्लस ए माइनस इसको इससे करेंगे 1 से क्या मिलेगा आपका, r माइनस ए, और नीचे से नीचे को करेंगे तो r माइनस ए और इंटू क्या मिलेगा आपका, r प्लस ए। दैट मीन्स वही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है।
यहाँ पास वही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर जो ब्रैकेट में है उसको क्या कर देंगे जी, ओपन कर देंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट में है उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं, देखो कौन सी फॉर्मूला देख रहे हैं, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों जब प्रोडक्ट में रहते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, सर्व समीकरण 3 से क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ऊपर से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये तो वैसे ही रहेगा, ये वाला, ये आर प्लस ए हो गया, आर प्लस ए माइनस, जब माइनस को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसकी सभी का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स आर क्या हो जाएगा, ये माइनस में, और ये माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए में बदल जाएगा। ओके, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, सर्व समीकरण 3 से, क्योंकि a माइनस बी, यहाँ पर a की जगह क्या चीज़ है, r है, और b की जगह क्या चीज़ है आपका क्या है, a है। यानी कि आपका आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होगा इस फॉर्मूला से, ठीक है, सर्व समीकरण 3 से। ओके, ठीक। तो नीचे ऊपर ऊपर में देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर प्लस आर है और एक माइनस आर है, दोनों क्या होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में सिर्फ बचेगा a प्लस ए, यानी कि 2a बच गया। कितना बचा, 2a, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो q/4πε0, यहाँ पर बच गया 2a और नीचे का नीचे कितना आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओ, ठीक है। अब ऊपर का हमने थोड़ा सा क्या किया, इसको अरेंजमेंट किया, कैसे, देखो ये 1/4πε0 लिख लिया और इन सबको क्या किया, ऊपर का जो है वो एक साथ लिख लिया। कितना हो गया, 2aq अपॉन आर माइनस, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब याद करो जी 2aq क्या होते हैं, 2aq होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p की वैल्यू होती है 2aq, है ना, ये होता है p की वैल्यू, देखो यहाँ पर 2aq, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2aq की जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। दैट मीन्स v इज इक्वल क्या मिला, 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक काम बस और करना है, क्या कि यहाँ पर जो a है, जो नीचे a आ रहा है ना हर में, ठीक है, हर में जो a आ रहा है उसको हटाना है। क्यों, कैसे हटा सकते हैं कि जो a है वो वेरी वेरी लेस देन इज r। क्यों, क्योंकि देखो a क्या चीज़ है, a जो है क्या चीज़ है आपका, 2a क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और a क्या चीज़ है, उस जो आधा कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो ना, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है a b, इसकी दूरी कितनी है 2a, तो सेंटर पॉइंट क्या माने थे o, और ये क्या हो गया a, और ये क्या हो गया आपका a हो गया, है ना। दैट मीन्स a o की दूरी जो होगी वो a से लेकर यहाँ पर मान लो p बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है r है, नहीं, इस सेंटर O से लेकर P तक की दूरी कितनी थी, R थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो A है वो R से क्या होगी, छोटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो A है वो वेरी वेरी लेस देन इज R, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A को हम नगण्य मान लेंगे, यानी कि A को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वेयर। इस इक्वेशन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्या चीज़, अक्षीय स्थिति के कारण द्विध्रुव में क्या हुआ आपका, ये हुआ आपके पास, यही जो है वो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का क्या है, सूत्र है, क्या, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वेयर। ये जो है वो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव है, ठीक है। कैसे आया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ों को ना। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, फर्स्ट चैप्टर में कैसे किया था, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो हमारा जो मेन मकसद होता है ना, क्या होता है, देखो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश तो होता ही है क्या यहाँ पर, लेकिन हमें क्या निकालना है जी, विद्युत विभव निकालना है ना, ये बस ध्यान रखना आपको, ठीक है, वी लिखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश होता है और एक माइनस क्यू आवेश होता है, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव ये होता है, कुछ भी होता है जो आपके पास है फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने ऊपर में लिखा था, ठीक है, ये होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे कि उस बिंदु P पर विद्युत विभव, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर परिणामी विभव यानी क्या हुआ, जो V1 और V2 निकाले ना उसी को हम जोड़ देंगे, फिर उसको ही सिंपल को क्या करना, सॉल्व करना है ना, कि क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो उस कॉमन निकालो, फिर ब्रैकेट में जो बच रहे हो उसको सॉल्व करो, क्या सर्व समीकरण लग रहे उसको देखो, फिर लास्ट में हमें P में बदलना है, यानी कि जो 2aq के फॉर्म में अगर आपको दिखा ना, तो हम क्या करना है, उसको P में बदलना है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, कि जो A है, A को हमें क्या कर देना है जी, नीचे से हटा देनी है ना, क्यों, क्योंकि A इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन इज R, ठीक है, इस कारण से, ठीक। तो आई होप यू आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और ये एक बात और कि अगर समीकरण 3 तो आपको मिल गया, ठीक। अगर मान लेते कि जो माध्यम है, माध्यम का जो परावैद्युतांक है, मान लेते कितना, अगर K है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ का क्या कर देंगे आपको, यहाँ पर देखो एप्सिलॉन 0 था ना, उसके साथ हम क्या कर देंगे जी, K को
जो मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये मिल जाए पास क्या चीज़ जी, परावैद्युतांक अगर रहेगा मतलब मान लेते कि माध्यम का जो परावैद्युतांक कितनी आपका के है, उस कंडीशन में इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 उसके बाद लिखेंगे डॉट के, फिर डॉट पी अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। बस इतना चीज़ें हैं अगर परावैद्युतांक के रहेगा तब, ठीक है। चलिए ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। हमने क्या देखा अभी, अक्षीय स्थिति दिखा है ना, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे जी, निरक्षीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कई चीज़ें, निरक्षीय स्थिति मतलब उसकी कोई अक्षी नहीं है, ठीक है, उसकी कोई अक्षी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो देखते हैं फिर आगे निरक्षीय स्थिति को, ठीक है। यहाँ पर देखो निरक्षीय स्थिति इज अ वेरी वेरी सिंपल, क्यों, यहाँ पर थोड़ा सी ध्यान देने वाली बात है ना। कैसे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति के वैल्यू जो है जीरो नहीं होता था, वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जीरो नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जीरो होगा। वो कैसे, इस चीज़ से यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होते हैं कि मानकर चलते माना कि जो ए बी है वो क्या चीज़ है कि वैद्युत द्विध्रुव है, जो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इतना तो आपको लिखना ही पड़ता है। मान लो कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है आपका 2a है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या चीज़ आपका एक बिंदु है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना चीज़ें आपको लिखना है जब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीज़ों को देखिए, ओके तो डायग्राम को देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो ए बी है, ए बी क्या चीज़ है, यहाँ से देखो, यहाँ से ए बी क्या चीज़ है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। मान लेते, और इसकी जो बीच की दूरी कितनी है आपका 2a है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो मध्य बिंदु कितनी है आपका ओ है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में हम जानते हैं कि जो बिंदु P होती है वो कहाँ पास होता है, लंबार्धक की स्थिति में होता है, यानी कि आपका लंबवत होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पास होगा, ठीक। तो हमें यहाँ पास क्या करना है जी, प्लस क्यू मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण क्या करना है, हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। चलिए ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, बिंदु P पर विभव निकालेंगे, है ना। जैसे हमने अक्षीय स्थिति के लिए किया था वैसे ही सेम क्या करेंगे हम निरक्षीय स्थिति के लिए भी करेंगे, ठीक है। देखो V1 की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपका 1/4πε0 Q/BP। यहाँ पर देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ पर स्थित है, तो प्लस क्यू आवेश जो है वो बिंदु B पर स्थित है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम दूरी देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी, BP हो जाएगी, यानी कि हम R की जगह क्या लिख सकते हैं जी, R की जगह लिख सकते हैं हम BP लिख सकते हैं, ओके। वैसे अगर हम माइनस क्यू की बात करेंगे तो वहाँ पर हम AP लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो माइनस क्यू आवेश है वो AP की मतलब बिंदु A पर स्थित है इसलिए, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगी वो V2 इज इक्वल हो जाएगा पास कितना 1/4πε0, और यहाँ पर क्योंकि माइनस क्यू है इसलिए क्या करेंगे माइनस क्यू अपॉन AP हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ठीक। अब चीज़ें जो है वो थोड़ा सी समझने की कोशिश कीजिए, है ना, कि ये कैसे अब क्या कैसे अलग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्या कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या चीज़ है, सदिश राशि है, यानी कि उसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो पढ़ा विद्युत विभव जो है क्या चीज़ है, एक अदिश राशि है। क्या चीज़ है, एक अदिश राशि है जिसका सिर्फ परिमाण बस होता है, दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या, ओ सॉरी ना, दैट मीन्स यहाँ पर जो आप कहोगा क्या चीज़, यहाँ पर देखो ये AP और ये जो BP है वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो है ही, तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल होगा। वहाँ पर भी इक्वल होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इक्वल होता था, लेकिन जीरो नहीं होता था उसके परिणामी जो विभव है। लेकिन यहाँ पर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी दिशा नहीं होती। वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र में इस तरह से ऐसे दिशा दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई दिशा नहीं होगी क्योंकि विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, इसलिए, ठीक है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, विभव जो है वो अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगी हम लिखेंगे V1 + V2, और V1 की जो वैल्यू होगी क्या चीज़ आपका देखो, V1 की वैल्यू ये था, V2 की वैल्यू ये था, हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर देखो क्या चीज़ है कि किंतु BP = AP, यानी कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है ये A है, ये P है और ये क्या चीज़ आपका BP है, तो AP बराबर क्या होगा आपका BP, यानी कि हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं जी, BP लिख सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखो ये जो समीकरण मिल रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्या कर लिए AP लिख लेते हैं, ये भी क्या चीज़ आपका AP है ना, बाकी सब चीज़ तो एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो ये एप का ये माइनस में आ रहे हैं, देखो यहाँ पर ना ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ना। यहाँ पर हम BP की जगह क्या लिखते हैं, चलो AP लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा ये V = 1/4πε0 डॉट Q अपॉन हो जाएगा ये AP, और ये माइनस को हम क्या करेंगे जी, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, फिर माइनस करके हो जाएगा ये 1/4πε0
डॉट ये हो जाएगा क्यू अपॉन क्या चीज़ ए पी लिख देंगे। अब देखो दोनों तो सेम वैल्यूज़ है क्या, ये भी और ये भी दोनों देखो सेम ही है ना। हाँ लेकिन क्या चीज़ है, ये प्लस में और एक इसमें है आपका माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे जी, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो कैंसिल करेंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि विद्युत विभव जो परिणामी विद्युत विभव होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो निरक्षित स्थिति में जो किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुआ, किसके कारण हुआ जीरो, वो क्योंकि अदिश राशि है इस कारण से। ओके, तो आई होप यू आज की जो वीडियो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियोज़ को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।